अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, फलों के बादशाह आम की आमद है। इस वक्त बाज़ारों में आपको रेडियो पर आम नज़र आ रहा है। उसमें बहुत सारा आम टिबके का भी है, कुछ दशहरी पहुँच गया है, देसी आम भी नज़र आ रहा है। मतलब ये है कि आगाज़ हो गया है आम के सीज़न का। हमें जो दीगर शहरों और दीगर मुल्कों से रहने वाले दोस्त हैं वो फ़ोन कर रहे हैं कि जी हमें कब आम मुयस्सर होगा, और अक्सर जो है वो फरमाइश यही करते हैं चौसा या अनवर अटोल की। तो बाकी आम जो है वो किस्में तो को 300 से ज़ायद हैं, लेकिन ये है कि ये साथ साथ आते रहते हैं, कोई किस्म पहले आती है कोई बाद में आती है। तो आम की आमद है, और ख़ास तौर पर जो मिल्क शेक आम का बनता है उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन आम की हार्वेस्टिंग उसका सीज़न है, शुरू हो रहा है, आगे इसमें पीक आ जाएगी। इसमें क्या एहतियातें हैं जो हम मिस कर जाते हैं, जिनको नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट क्वालिटी मुतासर होती है, मकामी मार्केट में भी जो आम जाता है वो भी मुतासरा होता है, कम कीमत देता है। इसके साथ साथ ये जो मौसमी असरात हुए हैं, इसके आम पर क्या ज़ाहिर हो रहे हैं ये असरात। मौसम तब्दील हुआ है, तगय्युर है मौसम में, आंधियाँ भी आई हैं, सख्त गर्मी भी है, तो आम के पकने पर क्या असरात मुरतब हुए हैं, उसके जायके पर भी कोई असर आया है नहीं आया। ये आज का मौजू है, इसमें बाकी सारे मामलात भी डिस्कस करेंगे। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारफ़ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद है मेजर रिटायर्ड तारिक खान साहब। आप प्रोग्रेसिव मैंगो फार्मर है, इस खिते का बड़ा नाम है, बड़ी पहचान रखते हैं। जब भी आम का जिक्र आता है तो मेजर साहब का जिक्र साथ साथ आता है, और यहाँ नहीं पाकिस्तान से बाहर भी जब जिक्र होता है तो वो लोग पूछते हैं कि जी मेजर साहब किधर हैं, अगर हम आम का जिक्र करें तो इतना ताल्लुक़ है। दूसरे मेहमान प्रोफेसर सुहेल अय्याज साहब, आप बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी मुल्तान से मुंसलिक हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट से वाबस्ता हैं, एग्री बिज़नेस को देखते हैं, और साथ साथ जो है आम के हवाले से भी इनकी बड़ी एक्सपर्टीज़ है। इस पर काफ़ी काम किया है, एक प्रोजेक्ट है बाहर का, उस पर भी काम कर रहे हैं। उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। और तीसरे मेहमान डॉक्टर राजा गुलाम मोहम्मद होर साहब, आप महकमा ज़राअत तोसी के हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से वाबस्ता हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। भाई साहब, मैसेज आम का तो नहीं है? अच्छा, आप खुद कौन सा आम पसंद करते हैं? अगर आपने खुद खाना हो तो क्या मंगवाते हैं कि भाई ये आम ले आओ? देखिए जी, आम तो एक सौगात है, और हम जनरेशन से देख रहे हैं। पहले बड़े हम आमों के बागात देखे, उसी वक्त से देखे, क्योंकि मैं जो हूँ आई एम दी 4th जनरेशन इन मैंगो। अच्छा, मेरे दादा अच्छा, के भी दादा वालिद ने परदादा वो सारे इसी से वाबस्ता है। अच्छा, वाह 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 इसी वाह। में ये इसका मतलब है कम से कम और कुछ नहीं तो 100 साल की लेगेसी है आपकी। हाँ, है? ऑलमोस्ट तो अब ये इसका निचोड़ क्या है कि भाई अगर आम खाना हो तो ये आम खाना चाहिए, जायके में भी और देखने में भी और सब। ये तो आपकी अपनी चॉइस होती है और आपकी पसंद चॉइस क्या होती है। मैं तो आई लाइक लंगड़ा, ये लंगड़ा। बनारसी लंगड़ा जो होता है। अच्छा। हाँ, वो बड़ा मुझे पसंद है। अच्छा। मगर चौंसा की अपनी बात है। इसी तरह से एक और वैरायटी है सिंदड़ी, हाँ हाँ, वो भी बड़ा पसंद किया जाता है। वो थोड़ा मीठा कम होता है, चौंसे में ऑफ कोर्स हमारे अरोमा यहाँ और मीठा। कितनी अकसाम होती हैं आम की ऐसे जनरल? ये 2 250 300 के 250-300 कॉन्सेप्ट को मैं नहीं नहीं मानता। मानते? ना अच्छा। ना ना, आप देखें ना, हर ये भी आपने सोहेल साहब का तारुफ एग्री बिजनेस के हवाले से कराया, इनके प्रोजेक्ट की भी बात करेंगे। तो बिजनेस की बात होनी या है ना, तो आप कमर्शियल वैरायटीज़ की बात करें कि भाई आपको ठीक है, जिम्मेदार को पैसा जो कौन। पहचानी जाती हैं, जहाँ से पैसा मिलता है, जहाँ से अच्छी हाँ, कीमत मिलती है आपकी ऐसी। जो कॉस्ट को वो रिटर्न। हमें जब कोई एग्जीबिशन होती है ना, उसमें 300 वैरायटीज़ इकट्ठी कर देते हैं कि जी देखें जी 300 वैरायटीज़ हैं आम की, 19-20 के फ़र्क के ये साथ। पाकिस्तान है ना। हाँ। आप जब बाहर की एग्जीबिशंस देखते हैं हाँ, तो वहाँ कमर्शियल स्पेसिफिक चीज़ होना, को commercial वहाँ चीज़, स्पेसिफिक हाँ, पड़ा होता है। ये खाना पूरी नहीं करनी, नहीं भरती नहीं, नहीं है। उनको ये कीट है, ये कैंट है, ये आपने हेगन अपने है। नाम से भी कोई वैरायटी नहीं, नॉट एट ऑल। यहाँ वैरायटियाँ तो ऐसी हैं भाई, हर बंदे ने अपने नाम की वैरायटी शुरू कर दी। ये एक यहाँ का कल्चर, और इसने इधर ही डाई डाउन किया हुआ है ना। इट इज़ नॉट द वर्ल्ड ओवर पहचाना जाता है आपका पाकिस्तानी मैंगो एज स्पेशलिटी, सौगात के तौर पे। और वो चौंसा और सिंदड़ी है या रटौल है किसी हद तक। रटौल आपका एक्सपोर्ट नहीं होता क्योंकि वो इधर ही महंगा बहुत बिक जाता है। तो चौंसे ने एक्सपोर्ट होना है, और चौंसे की भी अब दो एक किस्में हो गई हैं। उनको आप पहले समर बहिश्त आता है,
वो बाय एयर उसकी अट्रैक्शन है, इसी तरह से चौनसा वाइट आता है तो बाय सी जाता है। अब सी और एयर के भी एक्सपोर्ट में भी चैलेंजेस हैं, आपकी विंडो के अंदर और मुल्क भी ऑपरेट करने लग गए हैं, जैसे अब हमारी रास्ता खुल रहे हैं अभी। जिस तरह वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़ी तारीफ कर दी आम की, तो वहाँ पर भी एक लोगों के अंदर जो है वो ख्वाहिश हो रही कि देखा तो जाए पाकिस्तानी आम कैसा है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो तारीफ करनी थी, उसको तो कोई टेबल पे चीज़ चाहिए और बंदा भी वो बैठा था जो इस वक्त मुल्क चला रहा है। चले अच्छा तो लेकिन अच्छा है, आम की अगर बात होती है, पाकिस्तान के आम की बात होती है, अगर अमेरिका की सतह पर हो रही है तो अच्छा है। मैं ज़रा प्रोफेसर पूछा, प्रोफेसर अच्छा पहले तो ये बता दें आपको कौन सा आम पसंद है? देखिए, जैसे मेजर साहब ने बात की है कि आम जो है ना वो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है। चॉइस के आपकी बेस चॉइस पर। क्या है? मेरी जो चॉइस है, मेरी चॉइस दो आम हैं, एक तो सिंदड़ी है और दूसरा अनवर रटोल है। अच्छा। आई मीन जो कि स्वीट ज़रा कम होते हैं और डिलीशियस मेरे मुताबिक ज़्यादा होते हैं। और देखें हर किसी की अपनी अपनी, आप हो सकता है कि आपको सिंदड़ी आम हमें ज़्यादा तो सर पसंद बताते नहीं है, वो आम का मिल्क शेक पीते हैं, पता ही नहीं होता कौन सा आम पीस के दे दिया है। ऐसी है, आई मीन उसमें जायका जो है वो, लेकिन ये बात सच्ची है कि जो मिल्क शेक आम का बनता है वैसा मिल्क शेक और कोई नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा ये बताइएगा कि अब ज़रा थोड़ा सा आगे चलते हैं कि ये जो हम आम की मार्केटिंग कर रहे हैं, नेशनल भी, मकामी सतह पर भी और इंटरनेशनल भी, हम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं उनको मीट करने में कहाँ खड़े हुए हैं? 10%, 20%, 50%, 80% कहाँ आप फील कर रहे हैं? अगर आपने बात की परसेंटेज की, तो परसेंटेज में तो शायद मैं इसका जवाब आई मीन अगर मैं दूंगा तो वो बहुत कम आपको लगेगा। लेकिन आई मीन ये जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट हैं एक्सपोर्टर जो डेफिनेटली अचीव कर रहे हैं, और वो अच्छा आम बाहर की मार्केट जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पे आप क्वालिटी भेजेंगे, देन यू कैन गेट द प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम देयर। अगर आप क्वालिटी नहीं करेंगे तो वो नहीं, और उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आपको यू हैव टू फॉलो द डिफरेंट स्टेप्स, एसओपीज हैं, जो एसओपीज हैं, जो अब वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है उसको सामने रखेंगे, उसको सामने रखते हुए उनको सारी बात है आपने फॉलो करना है, और तब ही आप एक सस्टेन कर सकेंगे इंटरनेशनल मार्केट में, अदरवाइज यू मे लूज द मार्केट। तो वहाँ पे जाने के लिए आपको जो प्रोटोकॉल हैं वो प्री हार्वेस्ट में भी आएंगे और पोस्ट हार्वेस्ट में भी आएंगे। ठीक है। प्री हार्वेस्ट में आपने जो प्लांट को रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है, जो रिक्वायर्ड इनपुट्स हैं, वो अगर आप देंगे तो डेफिनेटली आप अच्छी सेहतमंद होगा, आम अच्छा होगा, खुराक उसने अच्छी ली है तो अच्छा, जायका भी अच्छा होगा। अच्छा आम जो कि आप कहते हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में माना जाता है कि ये पाकिस्तान का अच्छा आम है, इसी वजह से उसकी डिमांड है, उसकी फिर उसको इंश्योर करना कि वो ख़राब ना हो वहाँ तक, दूर की मार्केट तक पहुँचने तक। तो उसके लिए भी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो कि एक्सपोर्टर अडॉप्ट कर रहे हैं और उसमें सारी चीज़ें मेंटेन कर रहे हैं। तो आपने जब परसेंटेज की बात की तो वो बहुत नीचे खड़े हुए हैं, बहुत नीचे नहीं, लेकिन 20% से हम आगे ही चले गए हैं। 20% नीचे ही हो गया सर। अब देखें ना, हम 6 बेचनी है अपनी चीज़ को, अगर हम बेचने में ना प्रेजेंटेशन में हमको कमाल दिखा रहे हो, ना इनोवेशन हो, तो जाहिर है अगर ये 20% पे तो उसमें तो वही बिकेगी जो अच्छी अंदाज। सर उसमें जो प्रॉब्लम आता है, जो अच्छे एक्सपोर्टर्स हैं जिन्होंने सस्टेन किया हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में, ये 20% मैं समझता हूँ कि वही लोगों की वजह से है। और जो ऊपर वाला 80% जो डिक्रीज हमारा शो करता है वो सीजनल एक्सपोर्टर्स आ जाते हैं जिनको के क्वालिटी के बारे में पता नहीं होता। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट का ऐसा शुबा है कि हर आदमी की ख्वाहिश है कि एक्सपोर्ट की जाए जी, लेकिन पता नहीं वो एक्सपोर्ट में क्यों नहीं आ पाता। कोई खौफ है, कोई ऐसे बैरियर्स हैं क्या? ये अभी मेरे साहब ने इशारा कर दिया, लेकिन इनसे पूछेंगे भी मसला है कि डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो हार्वेस्टिंग का सीज़न है, आम की हार्वेस्टिंग, हम अपने खित्ते में इसको कब से कब तक शुमार करते हैं? सिंध नहीं, हम पंजाब और साउथ पंजाब की बात करें। पंजाब में आम की हार्वेस्टिंग जो है आमतौर पर हम 25 मई के बाद जो रहीम यार खान या सादकाबाद का बेल्ट है ना, ठीक है, वहाँ से इसका आगाज़ कंसीडर करते हैं। ठीक है। और तकरीबन उससे 10 से 15 दिन लेट है मुल्तान। अच्छा। और जैसा कि अभी देखते हैं कि 10 जून हमारा मुल्तान का जो है ना वो टाइम बनता है अर्ली वैरायटीज़ का, जो इस वक्त मार्केट में तकरीबन इन नहीं है, मतलब वो लोगों ने निकाल दी है। जैसे मालदा सरोली हमारी एक अर्ली वैरायटी था, उसके अलावा दुशहरी और अनवर रटौल हमारी ये अर्ली वैरायटीज़ हैं। तो ये दुशहरी तो आ जाते हैं, लेकिन दुशहरी भी देखिए उसका जो अर्ली टिपका है वो 10 जून के बाद इसके इर्द गिर्द अनवर रटौल और दुशहरी का टिपका आ चुका है।
ठीक है। और वो अभी वैसे खाने में उतना लजीज या उतना मज़ेदार नहीं है जितना वो 25 जून या कह लें कि इसके बाद जो 30 जून के करीब होगा, क्योंकि उस वक्त उसमें जो मेचोरिटी जो है वो फुल होगी और फिर वो खाने के लिए बहुत ही मीठा और खुशदायक होगा। आखिर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हार्वेस्टिंग में वो क्या मामलात हैं जिनको हमारा फार्मर जो है वो मिस कर जाता है, और एक्सटेंशन या हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है इसके हवाले से क्या रिकमेंडेशन देते हैं। लेकिन ये आखिर में आप ज़रा सोच के रखिएगा, ऐसी तो जावीज़ हूँ जो टोटका साबित हुआ हमारे फार्मर के लिए ना, उनकी एहतियातें कर लें। लेकिन ना जी, उसने मेहनत से अगर फसल काश्त की है, अगर उसकी हार्वेस्टिंग में कोई गलतियां कर जाए तो पैसे लेने का वक्त है, उसको पैसे कमाने का वक्त है, उसमें वो मिस कर जाता है। भाई साहब ये बताइएगा कि अब जो है मुझे वो प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि वक्फा ले लें, वक्फे के बाद ही मेरा ख्याल सवाल करूँ, फिर उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं कि छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आम की हार्वेस्टिंग पे, आम की फसल पे, और इसके सारे पहलू देख रहे हैं। हमारे साथ जो है एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनसे बातचीत हो रही है। आपके लिए काफ़ी सारी आगाही है इस प्रोग्राम में, जो आप जानेंगे वो हार्वेस्टिंग में, फसल को उतारने में और उसको पैक करने में, रखने में, बेचने में आपके लिए मददगार साबित होगी। भाई सब इस वक्त हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, एक्सपोर्ट के लिए कौन कौन सी मार्केट है जहाँ हमारा आम जा रहा है, और ये भी बताइएगा कि वो मार्केट सुगड़ रही है और कोई नई मार्केट जो उभर रही हो उसके बारे में ज़रा आगाही दीजिएगा। देखें, आज से 15 साल पहले जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे उससे कमी आई है, उसको बढ़ाया नहीं है हमने। 15 साल में बढ़ा नहीं सके हम। मैं एग्जैक्टली अच्छा। इसी तरह 15-20 साल से जो एक्सपोर्ट थी वो श्रिंक तो ज़रूर हुई है, मगर आपने उसको बढ़ाया नहीं। उसके मामलात कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं। अच्छा, ठीक है। दूसरा आपकी मार्केट की डुप्लीकेशन है। तीसरा आपकी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आपका स्टेट बैंक है, आपके मामलात हैं पैसे के, कॉम्प्लिकेटेड जो नेटवर्क है वो हाँ नहीं, आपको कभी कभी इंपोर्टर चाहता है वो आम भेजी जाए, मतलब प्रोडक्ट भेजें, पैसे के लिए वो नहीं है उसके पास, पैसे के लिए प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आप स्टकअप हो जाते हैं। तो ये हमारी जो अच्छी मार्केट है वो दुबई हुआ करती थी कभी। अच्छा। सेंटली ये पूरे मिडल ईस्ट को सप्लाई करती थी बाय सी, कराची से दुबई 2 दिन का रास्ता था, वहाँ से ये डिस्चार्ज हुआ वेसल, और ये सारी अब वो सुकड़ गई है। नहीं, वो उसमें अब इजिप्ट आ गया है, बीच में इजिप्ट में यमनी आम, दुबई वालों ने आम खाना तो नहीं छोड़ा ना। नहीं, दुबई छोटी सी मार्केट है ना, वहाँ से डिश आउट होता था, तो अब वहाँ पे और मार्केट इमर्ज कर रही है। इसी तरह से आपकी यूके में आपका डायस्पोरा है, जो आपके इंग्लैंड में लोग रहते हैं, पाकिस्तानी, इंडियंस, बंगाली, वो समझते हैं हमारी वैरायटीज़ को, ईस्टर्न को वो पसंद करते हैं, तो इंग्लैंड में बहुत जाता है। ये 2-3 मार्केट है। अच्छा, पर्सनली मैं अमेरिका भी करता हूँ, मगर वो बहुत, इट इज़ अ वेरी टाइनी एंड स्मॉल मार्केट, क्योंकि उसके अंदर रिस्क बहुत है। पोटेंशियल है हमारे पास, पोटेंशियल तो बहुत है। अच्छा। उसको टैप अब मैं अकेला नहीं कर सकता, कोई एक इंडिपेंडेंट तो मैं सर, आप बाकी लोगों को जो इस तरफ मैंगो एक्सपोर्ट की तरफ आना चाहते हैं उनको आप सिखाते नहीं हैं, या वो खुद सीखना नहीं चाहते? आखिर कहीं ना कहीं तो कोई रुकावट है ना जी। मतलब अगर रास्ता खुला है, पोटेंशियल है, सारा कुछ दस्तियाब है, तो फिर क्यों नहीं आ गया? नहीं, मैंने तो नहीं सिखाना ना, या मैं आपको बता रहा हूँ, ये इनेबलिंग एनवायरनमेंट इसका दूसरा जुमला था। अच्छा, ठीक है। मैंने कहने का मकसद ये था कि इसकी इनेबलिंग एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ने क्रिएट करनी है। तो गवर्नमेंट की एजेंसीज में ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी सबसे पहले है, उनकी वेबसाइट है, उनके ऑफिस हैं। गवर्नमेंट से तो जब बात करें वो कहते हैं जी हम तो एक्सपोर्ट कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं जी, हर तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं, लोग इस तरफ राग़िब नहीं होते, क्या करें जी। तो पता नहीं मसला क्या है, हालांकि बड़ा अपॉर्चुनिटी है। नहीं, वो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक है। आपके लोग कहाँ, ये पैसे चाहिए ना एक्सपोर्ट करने के लिए, आपके पास पैसा होना चाहिए। आपने अगर एक्सपोर्ट बाहर भेजनी है तो उसके रेमिटेंसेस हो सकते हैं महीने बाद पैसे पहुँचे, तो आपकी कैपेसिटी तो होनी चाहिए ना, आप उसको पहले जनरेट तो करें अपनी चीज़ को बाहर भेजने के लिए। एक्सपोर्टर रिस्क भी इन्वॉल्व है, वो भी आप बेयर कर सकते हैं। हाँ, तो ये पेरिशेबल है, इसके अंदर कोई शिपमेंट ख़राब हो जाए तो। अब मैं आपको किस तरह से सामीन को एक्सप्लेन करूं कि से फॉर एग्जांपल 3000 केजी की शिपमेंट ह्यूस्टन जा रही है अमेरिका, तो उसकी वैल्यू $30,000 है। तो $30,000 को देख लें, 85 लाख 82 लाख रुपए पाकिस्तानी है। तो
तो वो तो उसी बंदे ने करना है जिसने ये पैसे उसके पास हैं। 12,000 किलोमीटर का सफर करके आपने भेजने हैं तो सर 50 लाख से ऊपर तो एयर फ्रेट है, सिर्फ जहाज का 50 लाख रुपए किराया। अच्छा, वो सारा कुछ जो है उसमें डालना है। तो इसका आसान हल ये है, हम अपनी नियरेस्ट मार्केट्स को टैप करें। हमारी बहुत अच्छी मार्केट थी ईरान, वो डिस्टर्ब है क्योंकि वार जोन में चली गई है। तो वहाँ अभी भी आम जा रहा है, हमारे वो जो बॉर्डर के थ्रू। अफगानिस्तान भी जाते हैं आम? अफगानिस्तान बहुत आम जाता है। अच्छा, बट ये नॉन रेगुलेटेड अच्छा है। ये अजीब सी यहाँ पर एक ना एक अलमिया है, मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ कि जी जब भी अफगानिस्तान का या नेबरिंग कंट्रीज का जिक्र आता है तो अफगानिस्तान का खास तौर पे जब हम जिक्र करते हैं जी अफगानिस्तान ने हमसे जी वो गंदम उठा के ले गए जी, हमारा गोश्त ले गए, अल्लाह वास्ते तो नहीं ले गए ना, पैसे दिए हैं। आप इसको मार्केट देखें ना, बजाय इसके कि आप लाइबिलिटी सोचें। ये तो अपॉर्चुनिटी है कि आपके साथ हमसाये में एक ऐसी मार्केट है कि जो आपसे सब कुछ खरीदने के लिए तैयार है और ऑल टाइम मौजूद है। मैं प्रोफेसर साहब को भी शामिल करूँ। प्रोफेसर साहब, ये अभी जिक्र किया मेरे साहब ने कि 15-20 सालों में हमें जो सफ़र करना चाहिए था कम से कम और कुछ नहीं तो हमें कोई इसको डबल ट्रिपल तो कर लेना चाहिए ना 15-20 सालों में। तो आपने भी ज़ाहिर इस सारे शोबे से वाबस्ता है और मार्केटिंग को भी देखते हैं, क्या वजूहात बनी है? हमारी प्रोडक्शन कम हुई है, बाहर डिमांड कम हुई है, हमारा जो निज़ाम है वो कोई रिकॉर्ड बन रहा है? आपके ख्याल में क्या वजह है एक्सपोर्ट ना होने की? अगेन मैं दो चीज़ें इसमें शामिल करूँगा। एक तो हमारा जो हमारे मेजर किस्म के एक्सपोर्टर्स हैं वो तो क्वालिटी का बहुत ख्याल रखते हैं जिसकी वजह से वो सस्टेन करते हैं मार्केट्स में। लेकिन मोस्टली जो मेजॉरिटी एक्सपोर्टर्स की है वो क्वालिटी के ऊपर, क्योंकि रिस्की कंप्रोमाइज़ कर जाती है। समझ तो है ना कि अगर हम इस पे अच्छी क्वालिटी की नहीं भेजेंगे तो नहीं बिकेगी, फिर क्यों कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं? वजह क्या है? सर वो कंप्रोमाइज़ इसलिए कर जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट भी आपके पास है, लेकिन आपके पास जो इंटरनेशनल लिंकेजेस हैं वहाँ से रेगुलेटरी इश्यूज आ जाते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं, जिनकी वजह से वो कंप्रोमाइज़ करते हैं। अब इंटरनेशनल मार्केट में भी ये है कि जो इंपोर्टर या बायर है वो भी चाह रहा होता है कि मैक्सिमम मैं प्रॉफिटेबिलिटी जो कंसाइनमेंट इंपोर्ट करूँ उससे लूँ। तो वो रेट के ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज़ हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है और जिसकी वजह से वो मार्केट फ्लरिश नहीं कर पाती। और दूसरा जो मार्केट ना बढ़ने की वजह है, जो हमारी यूरोपियन मार्केट है, जिस तरह मेजर साहब ने भी बात अभी की कि हमारा वहाँ पे जो एशियन डायस्पोरा है वही हमारे टारगेट कस्टमर्स बने हुए हैं। तो कोई फायदा ना हुआ तो वहाँ जाके भी हमने एशियन को आम खिलाना है तो हमें क्या पैसे हासिल होंगे और क्या हमें उनसे थोड़ा सा बाहर निकलना होगा एग्जीबिशन के थ्रू, जिसमें गवर्नमेंट डेफिनेटली उसका रोल आता है। हमें एग्जीबिशन, हमें वहाँ पे प्रमोशनल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, हमें कन्विंस करना पड़ेगा नॉन एशियन कस्टमर्स को, यूरोपियन कस्टमर्स को, ऑस्ट्रेलियन कस्टमर्स को। कहाँ काम करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में? ऑस्ट्रेलिया देखिए डोमिनेट जो है वो हमारे पास, क्योंकि हम इंडियन और पाकिस्तानी यही मेजर। वैसे ये आम जो स्पेशली है वो किस खिते की है, अगर आप इसके बारे में आगाही हो? मैं सब आपको अंदाज़ा है कहाँ से आम पैदा कहाँ से हुआ है? अपनी सबकॉन्टिनेंट है और इंडोनेशिया में इसके जो है ना वो कुछ। अच्छा, मतलब अपना खिता हो गया ना, बड़े सहीर में हो गया और इंडोनेशिया साथ हो गया, तो फिर यहाँ से तो पूरी दुनिया में। और दुनिया में ज़्यादातर जो वैरायटीज़ खाई जाती हैं उनमें टॉप पे एक नॉम डॉक माई है और दूसरा टोमी एटकिन है। ये दो। ये कहाँ की है वैरायटी? टोमी एटकिन जो है ये साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में होता है और नॉम डॉक माई जो है ये फिलिपीन के थाईलैंड। अच्छा, वो तो साइज में बड़ा मेरे ख्याल उतना जायका भी नहीं है एक्चुअली। नॉम डॉक माई ऐसे समझ लें हमारा सिंधड़ी है। तो अगर सच ये है कि हमारा सिंधड़ी जायके में नॉम डॉक माई से बहुत बहुत बेहतर है। बल्कि उस वक्त जब आप फरमा रहे थे ना कि मैं तो बस मिल्क शेक पी लेता हूँ, तो वो हकीकत ये है कि मिल्क शेक में अगर आपने एक बार सिंधड़ी का मिल्क शेक पी लिया तो फिर दोबारा आप बेशक सिंधड़ी का नाम नहीं ले पाएंगे, लेकिन आप कहेंगे कि वो वाला जो मिल्क शेक था ना जो आपने उस दिन, उसका जवाब नहीं है। हाँ, वो वाला मिल्क शेक ले आओ, क्योंकि ये फाइबरलेस वैरायटी है। ठीक है। और इसमें जो शुगर कंटेंट्स हैं वो कम है, हल्का सा तुर्श भी है और ये बहुत दुनिया वैसे ही बड़ी शुगर कॉन्शियस है, तो ये वैरायटी। मैं एक वक्फा ले लूं प्रोफेसर, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। अरे हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आम की फसल पे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो आपको आगाही दे रहे हैं और ख़ास तौर पे हार्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट मौजू है, उस पर बात कर रहे हैं। भाई सब आप एक्सपोर्टर हैं, आप ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा आपको जो है वो आम की जो फसल है, पैदावार है, उसकी क्वालिटी पर आप कॉन्शियस होंगे। तो हम अपनी हार्वेस्टिंग में
अक्सर आपका ये मसला रहता होगा और आप फार्मर से भी बात करते होंगे, हार्वेस्टिंग में वो क्या चीज़ मिस कर जाते हैं या क्या ज़्यादा कर जाते हैं या कम कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारी आम की जो पैदावार है वो ख़राब होती है, मुतासर होती है, कम पैसों वाली हो जाती है? देखिए सर, आप एक दो किस्म की चीज़ें हैं, एक दरख्त है उसको आधे घंटे में तोड़ना है या उसको 3 घंटों में तोड़ना है, उसके बाद आम को उतारना है। तोड़ने का मतलब दोनों में फ़र्क आ जाएगा। ठीक है। तो आपने अगर उसको डंडी के साथ काट के नीचे ले आना है, उसको सैप शैप नहीं लगने देना, इससे लेसदार मादा सा निकलता है जब आप काटते हैं, तो उसको इन्वर्ट करके रखना है किसी रैक के ऊपर उसको, या उसको सुखा के प्रॉपरली डीसैप करके पैकिंग हाउस में ले जाना है जहाँ पे ये फिर वॉश होगा, ट्रीटमेंट होगी और एक्सपोर्ट के लिए पैक होगा। प्रोसेस में तो उसको 4-6 घंटे लगेंगे ना। फार्मर तो इस चक्कर में पड़ता ही नहीं है। नहीं, वो तो डंडे सोटे से जी, आज मैंने 600 दरख्त हैं मेरे, तो आज मैंने 50 खाली कर दिए, तो दिन गिनता है कि मैं लेबर लगा रहा हूँ, अगले 10 दिन में ख़त्म कर दूंगा। तो आपको पता ही नहीं है, आपके एक ही पौधे के ऊपर 3 किस्म की मैच्योरिटीज चल रही हैं। आपकी साउथ की तरफ पहले मैच्योर हुआ है, नॉर्थ की तरफ बाद में हुआ है, घेरे के अंदर बाद में हुआ है, तो आपने मैच्योरिटीज देखनी नहीं है। एक ही हले में वो गैजेट्स हैं ना, आपने उसके शुगर कंटेंट्स नहीं देखने, उसकी शोल्डर डेवलपमेंट, फिजिकल अपीयरेंस नहीं देखनी आपने। ये तो इतनी टेक्निकल बातें कर रहे हैं आप, ये तो हमारे फार्मर को तो कोई कभी उसने सोचा ही नहीं। ठीक है, फिर हमारा फार्मर है ना। तो वो मैं ये बता रहा हूँ कि ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने इन पढ़े लिखे लोगों से, रिसर्च वालों से सीखी हैं, और ये बहुत ज़रूरी है अगर आपने एक्सपोर्ट में मदाखिल डालने हैं, अपने एफर्ट को एक्सपोर्ट में ले जाना है। तो आपको ये अब कह रहे थे ना कि आपने क्वेश्चन किया कि वो पाकिस्तानी डायस्पोरा को कैसे कम करें, हम तो जाके यूके में गोरे को खिलाएं। तो गोरे को जिन मार्केट्स में खिलाना इनको पता है, वहाँ पे कौन काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, आज से 10 साल से कर रहे हैं, वहाँ पे सप्लाई भी दे रहे हैं, इस साल भी दे रहे हैं। मतलब वहाँ पे हेडवे निकलते निकलते, डेवलपमेंट होते होते टाइम लगेगा ना, इट विल टेक अनदर 5-6 years जब वो डेवलप हो जाए। वी हैव वेरी लॉन्ग लेगेसी ऑफ मैंगो प्रोडक्शन, तो अभी उसमें क्या टाइम चाहिए, मेरा ख्याल है हम अपनी जो कोताही है ना उसको डाल देते हैं, ऐसी सच्ची बात है। अच्छा प्रोफेसर, ये बात तो बड़ी सही की है मेरे साहब ने कि भाई एक पूरी साइंटिफिक अंदाज है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो ज़ाहिर है अच्छे। तो हमारा फार्मर उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो जाता है, वो ये सारा कुछ जानता नहीं है या इसको एक हेक्टिक प्रोसेस समझ के इससे दूर रहता है, या उसके फाइनेंशियल इश्यूज हैं, वजह क्या बनती है? सर हमारा इसमें जो इशू है, हमारा अपना ही जो मैंगो प्रोडक्शन का फैब्रिक्स है उसमें ही लीकेजेस हैं। फार्मर्स जो है वो मोस्टली फार्मर जो है वो स्मॉल फार्मर होल्डिंग है, जिसके पास 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ इससे, और वो भी आपके हथे चढ़ जाता है जो मिडल मैन्स हैं, ठीक है, उनके ज़रिए वो करता है। और मिडल मैन के पास जो है वो एक वक्त में कोई 10-12 डिफरेंट आर्चर्ड्स होते हैं जहाँ पे उसने तुड़ाई करनी होती है, हार्वेस्टिंग करनी होती है। तो वो एक ही सीज़न में, एक ही टाइम पे, एक ही दिन में कोशिश करता है कि मैक्सिमम हार्वेस्टिंग कर ले, जिसकी वजह से नाम वो क्या नाम लेते हैं, एहतियात करते हैं कि मैंगो आपका मैच्योर हुआ है कि नहीं हुआ, उसके जो टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स हैं वो वहाँ पर उस लेवल पे पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे। फिर वो दूसरी चीज़ जो वो कभी भी नहीं देखेगा कि मुझे पहले जो मैच्योर हुए हैं साउथ साइड पे, क्योंकि जब मैंगो का सीज़न चल रहा होता है तो आपका सूरज का जो डायरेक्शन है वो साउथ साइड पे ज़्यादा होती है, नॉर्थ साइड पे कम होती है। तो साउथ साइड पे एनर्जी ज़्यादा मिलने की वजह से मैंगो जल्दी मैच्योर हो जाता है, और नीचे वाला जो मैंगो होता है वो भी लेट मैच्योर होता है। लेकिन वो सारा मैंगो जो है वो एक ही दिन में, और एक ही दिन में एक आर्चर्ड से नहीं, उसके अंडर जितने भी 2-4 आर्चर्ड या 10 आर्चर्ड आ रहे हैं वो वहाँ से मैक्सिमम अपने ट्रक भरेगा। और एक गैप है जो हम बातें कर रहे हैं और जो फार्मर आम आदमी खड़ा हुआ है उसकी और हमारे दरमियान एक गैप है, या वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा या वो इस प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा, उसकी कोई रीजंस हैं। लेकिन एक वजह इसकी, एक बड़ी सादा से वजह ये है कि हर शोबे में आपको कंसल्टेंट दस्तयाब है। हमारे इस एग्रीकल्चर में या हॉर्टिकल्चर में कंसल्टेंट दस्तयाब नहीं है। हमारे जो मिसाल के तौर पर हम सारा वो जो है वो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट पे, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट, मैंगो रिसर्च पे डाल देते हैं। उनके पास इतनी अफरादी क़ुव्वत तो नहीं है ना कि वो हमारे जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं या हॉर्टिकल्चर में काम करके आते हैं उनको अपनी कंसल्टेंसी बेचनी चाहिए
आप एक मैंगो आर्चर्ड आपका है, बाग है आपके पास, वो एक बंदा दस्तियाब हो जिसको आप फीस दें, 1000-2000 रुपये फीस दें, वो विजिट करे, आपको बताता रहे। हमारे इसकी कंसल्टेंट कहीं दस्तियाब नहीं है। तो डॉक्टर साहब ये बात ऐसी ही है ना, आप कितने अगर आपको बुला भी लें कितने बाग विजिट कर सकेंगे और करेंगे भी उनके जिनकी कुछ फारिश होगी जिससे कोई क्या होगा किसी को। सर मैं 2-3 बातों को रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। एक तो ये कि आप ये अंदाज़ा लगाएं कि मेजर साहब भी हमारे एक फार्मर ही हैं। और मेरे साथ बड़े फार्मर है ना, ओके, तो वो जाहिर है हाँ आप उनकी बात सुनेंगे भी सही पहुंचेंगे। हकीकत ये है डॉक्टर साहब के बाज़ फार्मर मेजर साहब से भी ज़्यादा लैंड होल्डिंग या ज़्यादा एकड़ बाग रखते हैं, लेकिन उनके पास वो टेक्निकल नॉलेज नहीं है जो होना चाहिए था। ठीक है, एक तो ये चीज़ है कि ज़ाती इंटरेस्ट, दूसरी चीज़ है ब्रांड मेकिंग। हम ब्रांड मेकिंग की तरफ कभी गए ही नहीं, पता नहीं हमारा फार्मर इस बारे में सोचता ही नहीं है। बल्कि ज़्यादातर हमारा फार्मर तो अपना बाग खुद उठा ही नहीं रहा, वो बैखर जो है, वो जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो उस प्रोड्यूस को ले रहा है और वो मेकिंग भी फार्मर ने नहीं करनी ना। असल प्रॉब्लम ये है कि वो दरमियान में एक सेक्टर मिसिंग है सर। जिसने बाय प्रोडक्शन की तरफ जाना है, ठीक है, जिसने अच्छी पैकेजिंग की तरफ जाना है, जिसने अच्छी मार्केटिंग करनी है, फार्मर ने तो अगर फार्मर खुद बीच में डॉक्टर साहब नहीं आएगा ना अपने फार्म की प्रोड्यूस को मार्केट करने के लिए, तो ब्रांड मेकिंग वही करेगा अपने बाग की, अपने नाम की। क्योंकि बैखर को क्या है, उसने इस बार 10 फार्मर्स के ABC के लिए हुए, अगली बार इतनी गुंजाइश है कि वो ब्रांड मेकिंग की तरफ क्यों नहीं। मेरे साथ फार्मर के पास इतनी वक्त और इतनी गुंजाइश है कि वो ब्रांड मेकिंग की तरफ आए, या मुमकिन है? ये ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब के फार्मर आप और तरह से लें ना, 98% और 99% आपके स्मॉल फार्मर 4-6 एकड़ वाले, उन्होंने फटाफट अपने दरख्त बेचने, उसका फ्रूट बेचना है अपने, उसको क्या बड़ी ब्रांड मेकिंग के चक्कर में। हाँ वो नहीं आएगा ब्रांड मेकिंग में। तो वो आएगा जो समझेगा इन चीज़ों को, GI को समझेगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को समझेगा, फिर वो ये समझेगा ब्रांडिंग क्या है, फिर वो देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और IPO को मिला होगा, वाइपो को, और फिर उसको आगे फ्यूचर में मुनाफा भी नजर आ रहा हो ना जी। इतने पैसे अगर वो लगा रहे। प्रोफेसर डॉक्टर साहब की बात तो ठीक है, अगर वो फार्मर के लिए ब्रांड मेकिंग मुमकिन होती तो वो बाई प्रोडक्ट्स की तरफ ना चला जाता। एक इतना कच्चा आम गिर के वो कट्टुओं में जाके 100 रुपए का कट्टू बेचने की बजाय उसकी बाई प्रोडक्ट्स की तरफ चला जाता। तो हम अगर फार्मर से ये उम्मीद लगा के बैठे रहेंगे वो ब्रांड मेकिंग करेगा, मुमकिन है? शायद फार्मर की तरफ से तो हमें थोड़ा सा, क्योंकि अभी मैंने तो शायद 80% कहा, मेजर साहब ने मुझे करेक्ट, थैंक यू सर, कि आपने जो स्मॉल होल्डिंग फार्मर्स हैं वो इससे भी ज़्यादा हैं, तो उनसे हम एक्सपेक्ट इस तरह की चीज़ें ना ही करें तो बेहतर है। हमें अपने अंदर जो एग्री ग्रेजुएट्स को थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके आना पड़ेगा, ताकि वो छोटे छोटे यूनिट्स मैंगो पाउडर की नौकरी ढूंढते फिर रहे हैं भैया। आप मैदान में आओ, अपनी कंसल्टेंसी बेचो, आप लोगों को आगाही दो, और पूरा एग्रीकल्चर कंट्री है। और कुछ ना हो तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं, हमें एजुकेशन भी उनके बच्चों तक पहुंचानी चाहिए, चाहे डिप्लोमा की फॉर्म में हो, चाहे ग्रेजुएट डिग्रीज की फॉर्म में हो। उनके बच्चों के लिए कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर की नॉलेज वहाँ पर उनको दिया जाए। उनको कोई स्मॉल स्केल लेवल के गवर्नमेंट सपोर्टेड कोई डिप्लोमेज आ जाएं, जहाँ पे उनको ट्रेन किया जाए, मैंगो के वालों को मैंगो पे किया जाए, दूसरी क्रॉप्स वालों को दूसरी क्रॉप्स में किया जाए। फिर वो चेंज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, या जो हम चाहते हैं कि मैंगो इंडस्ट्री में ऐसा चेंज आए, बेहतरी आ जाए। डॉक्टर साहब एक तो आपने ब्रांड मेकिंग का जिक्र किया, हम उस पर हमने को डिबेट कर ली। आप अभी कुछ और कहना चाह रहे थे कि एक तो ब्रांड मेकिंग है जिसको, ये भी तो एक ब्रांड है ना, कि एक बैखर है, उसके बारे में पूरी मुल्तान की मंडी में ये अच्छा कंसेप्ट पाया जाता है कि ये हमेशा माल को हाथ से तोड़ता है। ये वो जो दरख्त 3 घंटे में तोड़ना है, ये उसको 20 मिनट में नहीं तोड़ता, ये उसको 4 घंटे में तोड़ के लाता है। इसका माल जो है अच्छा मिलता है, बिल्कुल उसको मुआवजा बहुत अच्छा मिलता है। मैं एक वक्फा ले लूँ, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आम की फसल पे। हमारे साथ माहिरीन मौजूद हैं जो डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा मैं सब, अब हमारे प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं, कुछ 5-7 मिनट हैं, तो हम कोशिश ये करेंगे कि अपने जो फार्मर हैं, मैंगो फार्मर हैं, उनको कोई आगाही दे सकें, क्योंकि हार्वेस्टिंग का सीज़न है, तो ताकि वो जो प्रोड्यूस उन्होंने कर लिया है उससे कुछ अच्छा मुनाफा कमा सकें। तो अब वो दोनों ज़रा मद्देनज़र रखिएगा कि एक लोकल मार्केट है कि उसके लिए भी हमारा बेशतर फार्मर तो लोकल मार्केट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है, उसके लिए उसे क्या एहतियातें करनी है, और इंटरनेशनल मार्केट तो खैर उसके स्टैंडर्ड और हो गए।
तो दोनों के हवाले से बताइए, हार्वेस्टिंग में हमें क्या करना चाहिए जिससे हम बेहतर फसल ले सर, आम की दरख्त से उतराई तोड़ाई या जो उसको नाम दे लें वो बड़ा अच्छा होना चाहिए। खास टेक्निकल हाँ, अच्छी ग्रेडिंग के साथ वो पेटी बनाए या डब्बा बनाए, उसमें पैक करे उसको। हमारा फार्मर तो ग्रेडिंग भी नहीं समझता, मतलब अगर आप उसे ज़रा बता देंगे ग्रेडिंग क्या है तो उसी तरह अंदाजा हो सर, जाएगा। हमारा फार्मर ये सारा कुछ समझता है। नहीं समझती तो हमारी गवर्नमेंट नहीं समझती। एक्चुअली आपको पब्लिक सेक्टर को इस प्रोग्राम में हाईलाइट करना चाहिए था। हमारे मदाखिल बहुत महंगे हो गए, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत महंगी है। अब हमने एक डिस्कस किया 4-6 एकड़ वाला फार्मर है, तो उसकी कैपेसिटी तो नहीं है जब तक उसकी आप मदाखिल कम ना करें, आप उसकी इनपुट्स की कीमतें कम ना करें, आप उसको वाफिर पानी ना दें जो आपके पास मौजूद ही नहीं है, आप उसको टैरिफ ट्यूबवेल के अच्छे ना दें। जब इतनी महंगाई में ऐसे जकड़ा हुआ है एक तो ये पहलू हो गया कि इनपुट के हवाले से। दूसरा आपका है मौसमियाती तब्दीली। उसने तो पिछले 2-3 साल बेबस हैं सर, मेरे साथ बेबस हैं उसमें। नहीं, आपकी वो मिनिस्ट्री क्या किस काम की है? रिसर्च है, उसमें साइंटिस्ट बैठे हैं, उसके अंदर भी इवॉल्व कर रहे हैं। ये डॉक्टर साहिबान ने बड़ा काम किया है। जब हम जो क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट हैं उनसे पूछते हैं कि भाई ये क्लाइमेट चेंजेस जो हो रही हैं इसके क्या असरात मरतब होंगे, वो हमें कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा बारिशें भी हो सकती हैं, ड्राउट भी हो सकता है। मैंने कहा भाई ये तो मैं भी बता सकता हूँ कि भैया खुशहाली हो सकती है, बारिशें हो सकती है, आप स्पेसिफिक बताएं। हमें पता नहीं लग रहा कि इसके असरात क्या मरतब होने जा रहे हैं, या अभी कुछ हम इसके बारे में इतनी सलाहियत नहीं रखते कि इसको जान सकें। सर, आई मीन जो आप क्लाइमेट चेंज का कह रहे हैं ना, तो एक तो सबसे मेजर जो इशू है ये हम फील कर रहे हैं आजकल, अनएक्सपेक्टेड आपकी बारिशें आ रही हैं, आपका टेम्परेचर जो है वो सस्टेन नहीं ये जो अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें हो रही हैं यही क्लाइमेटिक चेंजेस है, और उसके इम्पैक्ट जो आपके क्रॉपिंग सिस्टम के ऊपर आ रहे हैं। मैंगो पर क्या हो रहा है? मैंगो के ऊपर देखें, आपके बहुत सारा जो है वो अर्ली आपकी जब ये इसके ऊपर फ्लावरिंग के ऊपर आता है तो उस वक्त भी आपका टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है, जिसकी वजह से फ्लावरिंग उस बूस्ट से नहीं आती जिससे आना चाहिए। एक तो ये वजह हो गई, एक उसके रिजल्ट ये हो गया कि फ्लावरिंग अच्छी नहीं होती, और उसके बाद जब फ्रूटिंग की तरफ भी आता है तो वहाँ पे भी आ रहा है। और जब आपका टेम्परेचर ज़्यादा चलता है तो वो अर्ली हार्वेस्टिंग की तरफ ले जाता है, मेच्योरिटी की तरफ ले जाता है आपके फ्रूट को। और जब वो फ्रूट अर्ली मेच्योरिटी की तरफ आता है तो वो फिर अभी हमारे फार्मिंग कम्युनिटी को यही समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट हमें कहती है कि आपने लास्ट वीक ऑफ मई से जो है वो हार्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है सिंध से, एक्सपोर्ट स्टार्ट करनी है सिंध से लास्ट वीक ऑफ मई से। ये अब पुराने स्टैंडर्ड चले आ रहे हैं, जो कि हमें अब क्लाइमेट चेंज को ज़हन में रखते हुए रीस्केड्यूल करना पड़ेगा। प्रोडक्ट जो है वो पहले आ जाती है, अगर आप प्रोडक्ट को पहले नहीं आने तो वो फिर जितनी प्रोडक्ट होती है जायके पर भी असर मरतब हुआ है ये क्लाइमेट। क्यों भाई सर, जी होना फर्क पड़ा? सर 4 सीजन होते हैं आपके पूरे साल में। खिज़ां और बाहर किधर है? या सर्दी है या गर्मी है, बीच में से आपकी बाहर निकल गई, स्प्रिंग और ऑटम निकल गया, तो या आप गर्मी है। ये सही बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि आपका वो हार्वेस्टिंग ही कोई नहीं, ऊपर नीचे है। ये जायके में भी डॉक्टर साहब ये इसको कई डिस्कशन भी हो रही है कि भाई इसको रीस्केड्यूल किया जाए, लोगों को बताया जाए कि भाई अब इसको क्लाइमेटिक चेंजेस के मुताबिक चलें। डेफिनेटली ये चीज़ें डिस्कस होती रहती हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन हम फार्मर के, हमारा तो काम ये है कि हम फार्मर के पास जाएं और उसको इसके सोल्यूशन तक ले जाएं। तो उसके हम सोल्यूशन ज़्यादातर डिस्कस करते रहते हैं कि फार्मर जो है वो ऐसी वैरायटीज़ की तरफ जाएं जो क्लाइमेट चेंज से कम अफेक्ट होती हैं। फार्मर अपने बाग का जो पैटर्न है, यानी कि वो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस या वो बाग की ज्योमेट्री या लेआउट है वो इस तरह का रखे कि वो क्लाइमेट से कम अफेक्ट हो। मतलब हमारे लिए इस वक्त जो हीट है ना, हीट वेव एक मसला बना हुआ है। हमारा आम या फट जाता है या फिर सन बर्न हो जाती है, उस पर स्पॉट बन जाते हैं। तो इस सिलसिले में उन वैरायटियों को थोड़ा डेंसली लगाया जाए और बाकी जो वैरायटियाँ हैं उनको जैसे नॉर्मल मेंटेन कर रहे हैं वैसे मेंटेन आइडेंटिफाई की हैं वो वैरायटीज़। जी बिल्कुल उसको कन्वे करना भी तो इम्पोर्टेंट है ना जी। फार्मर अब इन चीज़ों से वाकिफ है। फार्मर अब जब नई वैरायटीज़ की तरफ आ रहा है, मतलब जब नया बाग लगा रहा है तो वो मैक्सिमम उन वैरायटीज़ की तरफ आ रहा है जो ज़रा इससे कम अफेक्ट होती हैं। 10 साल हम इसको स्टडी करते रहे, वो खाक हो जाएंगे, अब तुमको खबर होने तक फिर वही रिजल्ट हो गया जी। अब बाग अब ये मैं प्रोफेसर बल्कि आपके लिए सवाल भी है कि ये जो बाग की कटाई हो रही है, एक तो चलो ये रीज़न हो सकती है कि भाई हम हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहे हैं, दूसरा लोग अब ये कह रहे हैं कि बाग की मैनेजमेंट मुश्किल हो गई है भाई, अब ये बाग जो है ना रखना आम का मुश्किल हो गया है। तो ये बाकी ऐसा ठीक है कि बाग रखना मुश्किल हो गया? ऐसे ही है, क्योंकि
प्रॉब्लम यही है, जैसे डॉक्टर मेजर साहब भी फरमा रहे थे कि आपके जो इनपुट सेक्टर है वहाँ पे आपके ऊपर इतना प्रेशर आ गया है, आप प्रॉपर उसको जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं आपके आर्चर्ड को वो आप दे पा ही नहीं। अच्छा, अब 1 मिनट आपके पास है, 1 मिनट डॉक्टर साहब के पास है, वो मुझे बता दें कि जी हार्वेस्टिंग में क्या एहतियातें हैं जो आपकी नज़र में ज़रूरी हैं? जी, हार्वेस्टिंग में जो एहतियात सबसे पहली है, आप उसके मेच्योरिटी को देखते हुए उसको हार्वेस्ट करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारा का सारा बाग एक ही गो में हार्वेस्ट करें, और कोशिश करें कि उसको डंडी के साथ ही हार्वेस्ट करें, और 2-3 इंच की डंडी जो है वो साथ वो रखें। लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद उसको डीसैप करें, और सबसे मेजर जो प्रॉब्लम डीसैप से मुराद क्या है? डीसैप से मुराद है जी जो उसके अंदर से माया निकलती है, ठीक है। एसिडिक मटेरियल निकलता है फिर जो कि उसको जिल्द को जला देता है। हाँ। उसको एहतियाती तौर पे अलग से इन्वर्ट करके उल्टा लटा के मैंगो को वो नीचे से डंडी तोड़े, और उसके साथ साथ अगर वो भी नहीं आप कर सकते तो आप लाइम का सोल्यूशन बनाएं। ठीक है। 1 लीटर लाइम पानी में आप 5 ग्राम लाइम का सोल्यूशन अनबुझा उससे धो चूना, लें। उस अनबुझा चूना, ठीक है। उससे आप धोएं और उसके बाद उसको पानी से वॉश कर लें, वो भी आपका ठीक है। वो खत्म डॉक्टर करें। साहब, आप बताएं। और हाँ इसके जी, अलावा मैं एक ऐड यहाँ पे चीज़ करना चाहूँगा, हमारा पैकेजिंग मटेरियल। मुझे पैकेजिंग मटेरियल में जो वुडन क्रेट है उसमें कोई एहतियात कोई आई मीन एतराज़ नहीं है, लेकिन उसकी पैकिंग जो है अगर उसकी कैपेसिटी 8 केजी की है तो उसमें 7.5 केजी आप डिसेंट भी होनी चाहिए, जो 50 साल पहले जिस तरह पैकिंग होती थी आज उससे भी वर्स्ट होती है। डॉक्टर साहब, वो बेहतर करें तो आपका बहुत सारा मसाइल हल हो साहब जाएंगे। की बात के साथ 1-2 चीज़ें ये मैं ऐड करना चाहूँगा। एक तो ये कि हार्वेस्टिंग से कम 10 वरना 15 दिन पहले उस हार्वेस्टिंग वाले पौधे उस एकड़ का पानी बंद कर दें। आपने उसको एक्सपोर्ट करना है, आपने उसको खूबसूरत रंग दिलाना है, खूबसूरत उससे खुशबू लेनी है, तो आप उसका पानी बंद करें। और उसके बाद उसकी जब आपने हार्वेस्टिंग करनी है, अगर इस दौरान, क्योंकि मूनसून का सीज़न होता है हमारा, अभी मूनसून शुरू होने वाला है, अगर इस दौरान बारिशें हुई हों तो फिर हार्वेस्टिंग से 1 हफ्ता पहले उस पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का या किसी एक अच्छे फंजीसाइड का स्प्रे लाजमी करें, क्योंकि हमारे आम में ये प्रॉब्लम आ रहा है कि जब हम उसको हार्वेस्ट करके उसको पैक करके पकने के लिए रखते हैं तो उसके ऊपर वो स्टेम एंड रॉट या बारिशों से कोई नुकसान तो नहीं होता ना? सर, बारिशों से आम की क्वालिटी डिस्टर्ब होती है। डिस्टर्ब होती है। और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया था 2 साल पहले, हमारा आम जो भी पक रहा था, बल्कि वो सफ़ेद चौंसे का रेट पिछले साल मिला ही इसलिए नहीं है कि वो सारे का सारा जो पक रहा था ऊपर से स्टेम एंड रॉट काला हो रहा था वो। तो उसको अगर हम फंजीसाइड से ट्रीट कर लेते तो वो हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो जाता। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बात इस पर तो बहुत सारी हो सकती है। नाज़रीन, आपने सुना, इसमें काफ़ी सारी आगाही थी। हार्वेस्टिंग है, आपने जो कुछ फसल तैयार की हुई है उसको एहतियात से उतारेंगे। इसका ख्याल रखें, अगर आपने हाथ भी लगाया ना आम को, तो जब वो पकता है तो उसके आपके हाथ के असरात भी बरकरार रहते हैं। इसलिए एहतियात करें, बड़ी नाजुक सी फसल है, ताकि आप अच्छा मुनाफा कमा सकें। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।